तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज क्या करेंगे, पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे अपना। लास्ट क्लास में हम बताए थे आपको क्या 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 करने वाला है। इस क्लास में हम लोग इसमें एचसीएफ और एलसीएम का डिस्कशन करेंगे ना, जहाँ से हम लोग थॉट प्रोसेस, मतलब ये है कि यहाँ से सोचना स्टार्ट करना है हमको ना, क्योंकि हम लोग अब मैथमेटिक्स में इंटर करने वाले हैं, जो कि जेई का मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे आपके रटने से काम नहीं चलने वाला है कि आप मैथ से डरते रहेंगे अगर आप रटते रहेंगे। सिंपल सा फंडा है, अगर आप मैथ को रटते रहोगे तो आप मैथ से डरते रहोगे, कभी आप उसमें कमांड नहीं बना सकते। अगर आपको कमांड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फार्मूला के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, सही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जितने हैं उन पे आपको कमांड बनानी है, उन पे आपको महारत हासिल करनी है कुल मिला के ना। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखिए, ये जो पहला है ना, ये बस टच है कि हमको किस प्रकार से आगे सोचना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हर चीज़ में दिमाग लगाना है, तभी जाके हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे, तभी जाके हम लोग को कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी आने वाला है, सही। तो जो आज इस क्लास को, इस लेक्चर को हम असाइन किए इसलिए कि इसमें पूरा एक लेक्चर में हम लोग केवल एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन ये भी हम श्योर हैं कि कई सारी चीज़ें नहीं भी पता होंगी, जो कि आप पहले से ही रट के बैठे होंगे, लेकिन उसका जो रीजन है, मेन रीजन, वो आपको नहीं पता होगा, सही। थोड़ा एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं कि आपको ये चीज़ पता होगा कि अगर आप रेशनल नंबर्स का एलसीएम लेते हैं तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लेते हैं। ये तो आपको पता होगा। उसी प्रकार से ये भी होता है, अगर आप रेशनल नंबर्स का, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ ले लेते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लेते हैं। अब ये क्यों होता है ना, ये जनरली लोगों के पास इसका प्रूफ नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो बस यूज करते रहते हैं ना। तो ये सब चीज़ों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, सही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला हम लोग को क्या, आज हम लोग को पढ़ना गया टॉपिक हम यहाँ पे लिख देते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा अच्छे से। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सही है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम इसको एचसीएफ को थोड़ा पहले यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देते हैं, फिर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जब हम इसके डीपनेस में अंदर जाएंगे तब आपको मजा आएगा। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सही है। एचसीएफ क्या है आपका, हाईएस्ट कॉमन कॉमन क्या लिखा गया, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी एचसीएफ को ही हम क्या करते हैं, एक और नाम से जानते हैं, जीसीडी, यानी कि इसको ऐसा भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो ये सब आपको पहले से पता होगा ना, ये जो चीज़ पहले से पता है उसका भी तो रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। फिर से आपको एक बार हम यहाँ पे बता दिए कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी एचसीएफ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या है, जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सही है। तो ये बेसिक आपको इतना तो पता ही होगा। हम लोग देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो आप दिमाग में इसका डिफिनेशन लेके आइए, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के बारे में आप कितना जानते हैं या क्या जानते हैं। जो भी जानते हैं उसको आप दिमाग में सोचिए, आंख बंद करके, क्या होता है एलसीएम का मतलब, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो हम लोग अभी तक पढ़े हुए हैं, जो आप पढ़े हुए हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये आप सोचिए थोड़ा सा, सही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए एलसीएम क्या होता है, तो नेक्स्ट पेज में स्टार्ट किया जाएगा, यहीं स्टार्ट करते हैं। देखिए एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका डिफिनेशन हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, तो आपको पता होगा ना, हम फिर से रिपीट करें उस डिफिनेशन को। तो देखिए, पहले तो एक सरल भाषा में हिंदी में समझाते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। इसका मतलब क्या होता है, जो एलसीएम होता है, क्या होता है, ये मिनिमम या स्मॉलेस्ट, आप इसको बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर होता है
ठीक है, जिसको वो नंबर डिवाइड करेंगे जिनका हम एलसीएम निकालना चाहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख के हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आप दो नंबर्स हैं आपके पास, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। आप ए और बी का निकालना चाहते हैं एलसीएम। तो जो इनका एलसीएम आप निकालेंगे, मान लीजिए इनका एलसीएम आप यल निकालते हैं, तो जो यल आएगा ना, उस यल को ये दोनों ही डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। सही है? इसका मतलब नहीं समझ में आया? फिर से हम रिपीट करते हैं। LCM of any number is smallest number that can be divided by all the numbers। ठीक है, जो नंबर्स हमारे पास यहाँ पे हैं जिनका हमको LCM निकालना है, वो सारे नंबर्स आपके LCM को कंप्लीटली डिवाइड करने चाहिए। ये तो आपको पता होगा ना। थोड़ा एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप 4 का और 8 का आप LCM निकालना चाहते हैं। 4 का और 8 का एलसीएम आप निकालना चाहते हैं, तो इसका एलसीएम आपको पता होगा 8 होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कैसा होता है, ऐसा क्यों होता है, सबका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। अभी तक के लिए आप दिमाग में रख के चलिए 4 एंड 8 का क्या होता है, 8 होता है, आपको पता होगा। ये आप निकाल भी सकते हैं, आपके पास अलग अलग अप्रोच होती है इसको निकालने की ना। हम लोग 2 अप्रोच और 2-3 अप्रोच से देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। तो इसका एलसीएम आपके पास 8 होता है, सही। तो 4 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी आप 8/4 करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 8 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, सही बात है। तो 8 इसका एलसीएम है ना, मतलब एलसीएम का मतलब क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। सही है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई बोथ नंबर्स ए एंड बी। अगर आप ए और बी का एलसीएम निकाल रहे हो तो ये ए और बी आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। ये दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, ये दोनों आपके पास रेशनल हो सकते हैं, ये दोनों इरेशनल हो सकते हैं, ये दोनों आपके पास क्या बोल सकते हैं, इंटीजर तो हो ही है, दोनों रेशनल हो सकते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल हो सकता है। तो हर केस में हम लोग देखते हैं कि एलसीएम एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा ना, सबका डिस्कशन हम लोग करेंगे ना। तो हम लोग देखिए नेगेटिव का हम लोग डिस्कशन नहीं करते जनरली, हम लोग पॉजिटिव नंबर्स का ही एलसीएम की बात करते हैं, इसके एचसीएफ का ही बात करते हैं। जनरली हम लोग नेगेटिव नंबर्स का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या है, अगर आपके पास ए और बी का एलसीएम यल है, तो यल को ये ए और बी दोनों डिवाइड करेंगे, इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के तौर पे लिख देते हैं, थोड़ा सा आप वेट करिए, यहाँ पे लिख देते हैं, या डिफिनीशन अगले पेज पे लिखते हैं। यहाँ पे हम एचसीएफ को भी समझा देते हैं थोड़ा छोटे में ही, फिर हम लोग अगले पेज पे लिखेंगे इसको, दोनों की डिफिनीशन को, एचसीएफ। ठीक है, फिर अब एचसीएफ क्या होता है, देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, अगर आप दो नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो नंबर एलसीएम आएगा उसको वो दोनों नंबर डिवाइड करने चाहिए। अब ये दो नंबर आपके पास 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं। उसी प्रकार से एचसीएफ क्या होता है, अगर आप ए और बी का अगर आप निकालते हैं एचसीएफ, यानी मान लीजिए आप इसका एचसीएफ एच निकालते हैं, तो जो एच होगा ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। मतलब इसका ये है कि, फिर से इसका डिफिनीशन ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है, जो एचसीएफ होता है किन्हीं भी दो नंबर्स का या 3 नंबर्स का 4 नंबर्स का, जो एचसीएफ होता है वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी यह एक हाईएस्ट नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। दोनों में कितना बारीक सा डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। जो एलसीएम है, एलसीएम क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। एचसीएफ क्या है, यह हाईएस्ट नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। समझ में आया? तो ये बहुत ही, इसका जो डिफिनीशन है, इसी डिफिनीशन से सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, सारे जो भी आप जितने भी प्रूफ इसके देखेंगे सब इसी कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में इतना आपको समझ में आ जाएगा। अगर ए और बी का आपका जो एचसीएफ है एच है, तो एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, मान लीजिए बात करते हैं इसी 4 और 8 की, देख लेते हैं 4 और 8। इसका आपको अगर एचसीएफ निकालना तो निकाल सकते हैं आप, एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही होगा। क्या होगा इसका एचसीएफ, 4 होगा, सही है। तो अब ये 4 आपका इस 4 को भी डिवाइड करेगा, इस 4 को भी डिवाइड करेगा। अब ये 4 आपका इस 8 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है, अगर आप 4/4 करेंगे ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, आप 8/4 करेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा।
तो दोनों चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगले पेज में हम लोग इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इतना ही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका यही है, जो बेसिक इसका बेसिक है इतना ही है। अब हम लोग डिफिनेशन इसका लिखते हैं। देखिए डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। एलसीएम का डिफिनेशन क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट नंबर अब यहाँ पे पॉजिटिव भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग जो पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो एलसीएम उनका पॉजिटिव ही आएगा। इट इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय numbers for which we are finding LCM। सही है, सिंपल सा डिफिनेशन है, एकदम फ्लुएंटली आप इसको समझिए। मतलब इसका ये है, यह एक स्मॉलेस्ट नंबर है, सही है, जिसको आप उन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिनका एलसीएम आप निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ होता है, या आप इसी को जीसीडी भी बोल सकते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? इट इज हाईएस्ट नंबर दैट विल highest number that will divide completely, ठीक है। तो completely जैसे हम यहाँ पे लिख रखे हैं ना, डिवाइडेड मतलब कैन बी डिवाइडेड का मतलब होता है completely डिवाइडेड। सही, इट इज हाईएस्ट नंबर दैट विल डिवाइड completely all the numbers, ठीक है, for which we are finding HCF, ठीक है। तो दोनों डिफिनेशन को ध्यान से देखिए। HCF का मतलब क्या है? इट इज हाईएस्ट नंबर, मतलब यह जैसे दो नंबर का अगर आप HCF निकाल रहे हैं तो एक हाईएस्ट नंबर ऐसा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे, उसी को हम HCF बोलेंगे। एलसीएम क्या है? एक लोएस्ट नंबर ऐसा जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें। सिंपल सी बात है, सही है, दोनों चीज समझ में। इट इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर्स फॉर विच वी आर फाइंडिंग एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इट इज हाईएस्ट नंबर दैट विल डिवाइड कंप्लीटली ऑल द नंबर्स फॉर विच वी आर फाइंडिंग एचसीएफ। मतलब आप जिन दो नंबर से, तीन नंबर से, चार नंबर्स के लिए अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम ऐसा नंबर होगा जिसको ये चारों या पांचों जितने नंबर है सब डिवाइड कर देंगे। और उसका एचसीएफ क्या होगा? ऐसा हाईएस्ट नंबर वो होगा जो कि इन चारों पांचों को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। क्लियर? तो ये दोनों चीज समझ में आ रहा। तो पहला पेज में ये हो गया। अब ये चीज आपको इतना समझ में, डिफिनेशन यहाँ पे हम लिख दिए और कुछ यहाँ पे नहीं किए, सही। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हम लोग एग्जाम्पल्स कैसे लेते हैं। तो ऐसा इसी पेज में एग्जाम्पल एक लिख देते हैं आपके लिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो मान लीजिए आपके पास एक 12 है, आपके पास 20 है, तो इन दोनों का आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो कैसे आप निकालेंगे? देखिए 12 और 20 आपको निकालना है क्या? एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। देखिए अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आपका जो एलसीएम है वो क्या है? स्मॉलेस्ट। एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कि आप 12 का मल्टीपल पढ़ेंगे। मल्टीपल मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे ना, उसका टेबल पढ़ेंगे। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 ना, ऐसे करके आप इसका टेबल पढ़ेंगे। ऐसे आप 20 का भी टेबल पढ़ेंगे। अब उन टेबल में, उस टेबल में जो सबसे पहले ऐसा कॉमन नंबर आ जाएगा उसी को हम उसका एलसीएम बोल देंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन आ जाएगा। बेसिक मतलब एलसीएम का यही होता है। थोड़ा सा इसमें जब हम लोग आगे इन्हांस करते हैं, जब हम लोग रेशनल की बात करने लगते हैं, जब हम लोग इरेशनल की बात करने लगते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपके हमेशा साथ रहेगा। आपको एक चीज़ और एलसीएम का पता होगा, आप
फैक्टर करके कैसे निकालते हैं, 12, 20 लिखते हैं, आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, जिससे भी डिवाइड होता रहेगा उनसे आप डिवाइड करते जाएंगे, फिर सबका आप मल्टीप्लिकेशन करा के इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ये तरीका तो आपको पता होगा, लेकिन ये तरीका आपका हमेशा नहीं वैलिड रहेगा, क्योंकि जब तक आप 8th 9th में पढ़ते हैं, जो 7th 6th में जब एलसीएम पढ़ते हैं, एलसीएम पढ़ते हैं, एससीए पढ़ते हैं, उसमें आप इंटीजर्स का ही जनरली निकालते हैं। आप रेशनल कभी वहाँ पर कभी कभी यूज हो जाता है, लेकिन वहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हैं। वो आपका एक तरीका होता है। कौन सा ये तरीका है? आप ऐसे निकालते हैं, थोड़ा फास्ट में समझिए। 12, 20 कैसे आप करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, सही। फिर आप क्या करते हैं? फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 3 नहीं डिविजिबल है, सॉरी 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, 3 से तो 2 से बीत ही गया। अब आपका 2 से डिवाइड किया, 6 आया, 10 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, 3 आया, 5 आया। अब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 5 नहीं डिवाइड होगा तो आपका 5 आ जाएगा, 1, ठीक। तो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 60। इसका एलसीएम क्या है? 60 है। ये आपको पता है, बहुत आसान सी चीज़ है ना। ऐसे आप एलसीएम निकालते हैं, सही बात है। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। तो अब हम लोग जो इसका मेन रीजन है, हम लोग कैसे इसको निकालते हैं बेसिकली समझिए। ये तरीका तो आपको पहले से पता होगा ना, इसको मैं आप इरेज करते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, आपको पहले से ही पता होगा, सही। एलसीएम 60 मारा आ गया, तो वो अपना पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। हम लोग जो थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं उसका मतलब क्या, देखिए मतलब ये हाईएस्ट जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या, देखिए आप 12 का फैक्टर पढ़िए, 12, 24, 36, 48, 60, 72, सही, 84, ऐसे करके आप 12 का टेबल पढ़ते जाएंगे आगे, सही। आप फिर 20 का पढ़िए, 20, 40, 60, 80, सही, और 100, ऐसे करके आप आगे 20 का भी पढ़ेंगे। तो देखिए जो जो एलसीएम बोलने का मतलब है लोएस्ट, मतलब कि स्मॉलेस्ट, जो सबसे पहले कॉमन नंबर आएगा। देखिए इसका मतलब ये है कि आप इस नंबर को देखिए एक बार, 60 और यहाँ पे 60 पहले 40 है, बट 40 कॉमन नहीं, 40 से पहले 20 है, 20 भी कॉमन नहीं है। तो आपके पास यही 60 है, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख गया और यहाँ पे भी आपको दिख गया। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। ये चीज़ हमको पता है, ठीक है। इनका एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। तो हम लोग नॉर्मल तरीके से भी निकाल के देखे थे, कैसे निकालते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं, सही। अभी देखिए हम लोग इंटीजर्स की ही बात कर रहे हैं ना, अभी हम लोग कुछ और आगे मूव नहीं किए हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इसे कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? आप मल्टीपल पढ़ेंगे, 12 का मल्टीपल आप पढ़ते जाइए, सही है। 12 का मल्टीपल आप पढ़ते जाइए, फिर 20 का मल्टीपल आप पढ़ते जाइए। जो सबसे पहले एक नंबर आए जो कि दोनों में कॉमन हो, वही उसका एलसीएम होता है। ये सबसे बेसिक अप्रोच है, इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता। अभी एक अप्रोच हम लोग और देखेंगे जो कि बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा एडवांस है, इससे एडवांस है थोड़ा सा। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ ना? बिल्कुल दिक्कत नहीं, सही। ये तो आपका 8th 9th का स्टूडेंट भी सोच लेगा, अच्छे से सोच लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो दूसरा अप्रोच है उसको आपको सोचना है, उसको 8th 9th वाले को सोचने में दिक्कत होगा, सही। देखिए और दूसरा अप्रोच इसमें क्या हो सकता है? दूसरा अप्रोच ऐसा हो सकता है कि आपको ये पता है कि इनका जो एलसीएम आएगा उसको 12 और 20 दोनों डिवाइड करेंगे। दोनों डिवाइड करने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, मतलब इसका कि एक इंटीजर आएगा जो आप डिवाइड करने के बाद में, मान लीजिए इनका एलसीएम आपके पास एल है। अब मान लीजिए क्या है, इसका एलसीएम क्या है? यल है, सही। अगर इनका एलसीएम यल है तो यल को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी कि एक इंटीजर ही देना चाहिए, सही बात है। उसी प्रकार से अगर आप यल को 20 से डिवाइड करोगे तो भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो भी आपका एक इंटीजर आना चाहिए, क्लियर। अगर दोनों केस में इंटीजर आना चाहिए तो आप यहाँ पे मान लीजिए ये I1 इंटीजर है और ये I2 इंटीजर है, दोनों जगह पे सेम इंटीजर है, जरूरी थोड़ा है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर एलसीएम यल है तो वो दोनों को ही कंप्लीटली डिवाइड करेगा, दोनों नंबर से उसको एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे इसको कंपेरिजन करें तो 12I1 जो है वो 20I2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो 12I1 है 20I2
बराबर क्या है 12i1। सही बात है। तो यहाँ से अगर आप i1 अपॉन में i2 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं i1 अपॉन i2 को? 5/3। सही, ऐसा आप लिख सकते हैं। i1 अपॉन i2 का 5/3 लिख सकते हैं। अब ये रिलेशन देख के आप समझने का प्रयास करिए। देखिए हमको ये पता है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है, एलसीएम यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर अगर है तो यल आपका क्या है 12i1 है, तो i1 की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको लेनी है। सही बात है। इसका मतलब क्लियर आपको समझना है। i2 की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको लेनी है। आप i1 अपॉन i2 को 5/3 देखना चाहते हैं तो आपके पास ये क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, 10/6 के केस में भी 5/3 आ जाएगा। लेकिन ये अगर आप यहाँ 10 रख देंगे तो ये i1 मिनिमम कहाँ रह गया? तो इसका मिनिमम केस क्या बन सकता है कि आपका i1 हो जाए 5 और आपका i2 क्या हो जाए 3 हो जाए। सही। अगर आप i1 को 5 रखेंगे, i2 को 3 रखेंगे तो इनका रेशियो 5/3 है। सही है। अगर आप 5 यहाँ पे पुट करेंगे i1 को तो रियल क्या आ जाएगा 12 इंटू 5 यानी 60। तो आपका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 60। आप इस 3 को भी यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर आप i2 को 3 पुट करेंगे तो यहाँ से भी आपका 60 आ जाएगा। सही। दोनों तरीके से आपको 60 मिल रहा है। और जो एक पहला अप्रोच जो आपको पहले से ही पता होता है उससे भी आपको 60 मिल रहा है। सही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या इसमें है नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो अब आप समझने का ट्राई करिए। दोनों अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए। जो दूसरा अप्रोच है ना, ये आपके बहुत काम का अप्रोच है। अगर आप एडवांस लेवल का सोचना चाहते हैं तो दूसरा अप्रोच आपके लिए बहुत काम का है। पहला अप्रोच तो आपका टेबल वाला ही, आप टेबल से जा सकते हैं, टेबल बनाते जाइए, आप आगे लिखते जाइए, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। दूसरा अप्रोच भी आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा हम लिखें। कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने केवल एलसीएम का यहाँ पर डिस्कशन किया, अभी हम एचसीएफ की बात नहीं की, यहाँ पर केवल एलसीएम की बात की है कि कैसे एलसीएम हम निकाल रहे हैं। पहला अप्रोच हम देख लिए जो नॉर्मल एक अप्रोच था, 12 को 20 से आप 2 से डिवाइड करते गए। सही बात है। उसके बाद आप क्या किए, फिर दूसरा अप्रोच हम लोग देख लिए। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एलसीएम तो निकाल लिए, अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 12 एंड 20 है ना, तो मान लीजिए इसका एचसीएफ हम लोग निकालना चाहते हैं, एचसीएफ निकालना चाहते हैं। 12 है एंड 20। देखिए अब एक्चुअल में एचसीएफ का मतलब होता क्या है, थोड़ा समझिए आप। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब आपके पास 12 के फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे ना। 12 एक क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। सही बात है। तो इसके फैक्टर आपके पास 2 से ज़्यादा आएंगे। तो कौन कौन से फैक्टर आने वाले, आप 12 के फैक्टर देखिए। 12 का फैक्टर आपका सबसे पहले तो 1 आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 भी इसका फैक्टर आएगा, 3 भी इसका फैक्टर आएगा क्योंकि 3 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 4 भी इसका फैक्टर आएगा। 5 आएगा क्या, नहीं आएगा, 6 आएगा और आपका डायरेक्टली 12 आएगा। ये इसके फैक्टर है। 7 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता। तो 12 तक आपके पास ये है। देखिए इसका फैक्टर बोलने का मतलब ये है कि वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। यानी 1 2 3 4 6 12 के अलावा कोई भी नंबर ऐसे नहीं है जो कि 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। वैसे ही आप 20 के लिए लिखो, 20 के लिए आप क्या लिखोगे, 1 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 2 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 3 कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, 4 इसको कर सकता है, 5 कर सकता है क्या, 5 कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। 6 कर सकता है, नहीं कर सकता। 7 कर सकता है, नहीं कर सकता। 8 भी नहीं कर सकता, 9 भी नहीं कर सकता। 10 कर सकता है आपका, 10 के बाद आपका 20 कर। सही। 11 12 13 14 सब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आप 12 के फैक्टर निकाल लिए सारे, आप 20 के सारे फैक्टर निकाल लिए। अब हमको करना क्या है, हमको एक ऐसा नंबर खोजना है जो कि हाईएस्ट हो, दोनों का फैक्टर भी हो, हाईएस्ट दोनों का फैक्टर। अब आप समझो दोनों में कॉमन क्या है। देखिए अभी जो हम लोग एलसीएम देखे उसमें क्या किए, हम क्या किए, सबसे पहले उसका टेबल लिख दिए। उसके बाद हम लोग उसमें लोएस्ट नंबर ऐसा खोजे जो कि दोनों में कॉमन है। यहाँ पे आप उसका मल्टीपल लिख दिए। अब आप हाईएस्ट नंबर खोजे जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये एचसीएफ है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम या हाईएस्ट नंबर आपको खोजना है, हाईएस्ट नंबर
स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट भी आप बोल सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर खोजना है आपको, ठीक है, जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा। सही है। देखिए आपके पास 12 को डिवाइड करने के लिए आपके पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। यहाँ पे आप 1 2 4 5 10 20 ये सब इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन लेकिन आपको कौन सा खोजना है जो कि हाईएस्ट हो दोनों में। तो कौन सा हो सकता है वो? देखिए 1 दोनों में कॉमन है, बट 1 के अलावा 2 भी है, 2 भी कॉमन है। उसके बाद 4 है, 4 भी कॉमन है, उसके अलावा आपके पास कोई कॉमन नहीं है। तो 4 है जो कि हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन है। इसका आपके पास जो HCF आएगा वो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। ये अप्रोच आपको समझ में आया ना? तो आपको फैक्टर लिख देने हैं। देखिए यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई समस्या होगी ही नहीं, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, वो सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर आप मूव कर जाएंगे रेशनल में या फ्रैक्शनल टाइप का, आपका 1/2 आ गया या 5/7 करके आ गया, तो उसका अगर आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे तो आपको टेबल दिख रहा है, आसानी से टेबल आप बना सकते हैं। टेबल आप LCM में बनाया था ना, यहाँ पे आप फैक्टर निकालना था। अगर आपके पास एक फ्रैक्शन आ गया उसका फैक्टर आप कैसे निकालोगे? नहीं कर सकते ना, लेकिन आपको HCF और LCM निकालना पड़ेगा। तो ये तरीका आपको, दूसरा अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। देखिए दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच ध्यान से देखिए कि देखिए अगर आपके पास 12 है और 20 है, इनका आपके पास एक HCF आएगा। मान लीजिए आप उसका HCF H आ रहा है। अब देखिए, अब जो H है LCM में L था, L को ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड कर रहे थे। HCF में H है, H इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि आपके पास जो 12 अपॉन H है ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी कि इंटीजर आएगा। उसी प्रकार से आपका 20 अपॉन H जो होगा ये भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो ये भी आपके पास इंटीजर ही आएगा। दोनों इंटीजर सेम हो ज़रूरी थोड़ा है, इसलिए इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, ठीक है। तो I1 I2 ऐसे मान लीजिए। अब आप समझिए आपका जो H है वो क्या आ जाएगा? H आपका आ जाएगा 12 अपॉन I1, यहाँ से आ जाएगा 20 अपॉन I2, यानी कि 12 अपॉन में I1 ये किसके बराबर आ जाएगा? 20 अपॉन I2। ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पहले से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम H यहाँ से निकाल के बराबर करेंगे, चूँकि H जो है वो तो HCF है और दोनों का HCF है तो सेम ही होगा ना। H क्या आ जाएगा? 12 अपॉन I1 इज टू 20 अपॉन I2। तो आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका I1 अपॉन I2 होगा वो क्या होगा? I1 अपॉन I2 क्या होगा? 12 अपॉन 20, यानी कि 4 से आप डिवाइड करिए 3/5। सही है। अब आप समझिए थोड़ा सा आपको क्या बोला जा रहा है। I1 की वैल्यू आप 3 डाल सकते हैं। I1 अपॉन I2 का जो रेशियो क्या है? 3/5 है। समझिए आप थोड़ा सा यहाँ पे, अगर I1 अपॉन I2 का जो I1 एंड I2 का जो रेशियो 3/5 है, तो आपका HCF क्या है? 12 अपॉन H ही I1 है। सही। H क्या है आपका? 12 अपॉन I1 है। सही बात है। और जो H है यहाँ पे 20 अपॉन I2 है। तो यहाँ से आपका, इस चीज़ को समझो आप, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, आप यहाँ पे दिमाग लगाइए। आपका जो H है वो क्या है? 12 अपॉन I1 है। सही। यही किसके बराबर है? 20 अपॉन I2 के। तो H क्या चाहिए आपको? हाईएस्ट चाहिए ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर ये हाईएस्ट चाहिए तो आपको I1 को लोवेस्ट लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगाइए, आप सोचिए। अगर न्यूमरेटर है, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू घटती है। जैसे सिंपल सा दिमाग में लाइए एक नंबर 1/2। 1/2 की वैल्यू क्या है? 1/2 आपके पास है। अगर आप 1/4 कर देंगे तो वैल्यू और घट जाएगी। आप 1/8 कर देंगे वैल्यू और घट जाएगी। मतलब ये है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू घटती है, लेकिन हमको ओवरऑल वैल्यू घटानी नहीं है। ओवरऑल वैल्यू जो है H है ये आपको हाईएस्ट चाहिए, तो आपको I1 लोवेस्ट लेना पड़ेगा और I2 भी लोवेस्ट लेना पड़ेगा। आपको I1 और I2 का रेशियो क्या है? 3/5। अगर I1 और I2 का रेशियो 3/5 है तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 6/10 बन सकता है, ठीक है, और 9/15 बन सकता है। लेकिन हमको मिनिमम लेना पड़ेगा। I1 की वैल्यू मिनिमम रखेंगे तो H मैक्सिमम बनेगा, I2 की वैल्यू मिनिमम रखेंगे तो H मैक्सिमम बनेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? I1 को लेना पड़ेगा 3 और I2 को लेना पड़ेगा 5।
यही आप पुट कर दीजिए, यानी कि ये आपका 12/3 यानी कि 4, 20/5 यानी कि 4, तो आपका जो HCF है वो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका थॉट प्रोसेस है दोनों जगह के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे तो ये एक्चुअल में सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप पहले की अपेक्षा इसको कम टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। पहले में आप मान लीजिए मल्टीपल ही निकाले जा रहे हैं, कोई बड़ा सा नंबर आया, आप कितने भी मल्टीपल निकालते जा रहे हैं, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इससे थोड़ा सा शॉर्ट में आपका सॉल्व हो सकता है ना। अभी देखने में वो शॉर्ट लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है इसका अच्छा कॉन्सेप्ट है जल्दी से सॉल्व करने के लिए। सही, कोई समस्या यहाँ तक आपको होनी नहीं चाहिए। सही, तो सही है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। सही, आपके पास एक और तरीका होता है HCF निकालने का ना, जो हम लोग फैक्टराइजेशन करके निकालते थे ना, आपको पता होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं। जो आपके पास आपके जो 8th 9th 10th का ठीक है काम होता है, वो सब आप जानते होंगे, बहुत लोग उसमें से कर भी लिए होंगे। मान लीजिए 12 है, 20 कैसे करते हैं आप, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 10, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 3 और 5। अब आपका कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसे ही करते हैं ना, दो की दोनों को डिवाइड करने वाली बात है। 2 6 बार गया, फिर 5 बार गया, यहाँ से 3 बार गया, 5 बार गया। उसके बाद आप नहीं आगे जा सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। 1 के अलावा 1 ही है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 2 इंटू 2 इसका 4 इसका क्या आ जाता है, HCF आ जाता है। ये आपको पता होगा ना, ये आपको पहले से ही पता होगा, इसलिए इसको मैं आप नहीं लिख रहे हैं। ठीक? आपको पता होगा। ये हम इसलिए नहीं लिख रहे, थोड़ा ध्यान से समझिए, ये इसलिए नहीं लिख रहे कि आप अभी मूव करेंगे जब किस पे, रेशनल्स पे या इरेशनल पे जब मूव करेंगे तो आप ये नहीं लगा पाएंगे ना। इसलिए हम दोनों अप्रोच जो बता रहे हैं, आपका पहला फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन वाला है, और जो ये दूसरा I1 I2 मानने वाला है, ये दोनों अप्रोच आपको क्लियरली समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ समझ में आ गई, दोनों चीज़ समझ में आ गई ना, कैसे हम लोग डील कर रहे हैं। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए हम लोग क्या भी देख लिए, अभी हम लोग ये देख लिए कि एलसीएम और HCF हम कैसे निकाल सकते हैं इंटीजर नंबर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए हो गया, इंटीजर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं। रेशनल के लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन रेशनल का बात हम लोग लास्ट में करेंगे। और अगर अभी लेक्चर का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं ना। अगर टाइम से हो जाएगा तो इसी में डिस्कशन हम लोग इसको कर लेंगे। देखिए सबसे पहला आपको देखना है कि इंटीजर्स के लिए डील कर लिए हम लोग। इंटीजर्स के लिए कैसे निकालना है, सिंपली आपके दो अप्रोच जो है, जो दूसरी अप्रोच है वो आपके हमेशा काम आएगी, कभी गलत नहीं हो सकती। अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं दो रेशनल नंबर्स का या दो इरेशनल नंबर्स का। इस प्रकार से हम लोग डील करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक केस हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए केस, पिछले पेज में हम लोग केस लिख देते हैं। जो आपका जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो है, इसे आपको मान लो कि केस वन लिख देते हैं। केस 1 इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे केस 1 की जगह आप इंटीजर्स लिख लेंगे। अगर हम इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 12 और 20 का है, तो ये आसानी से आप एचसीएम और एलसीएम निकाल लिए। एक दूसरा केस हम लिखना चाहते हैं, केस 2, ठीक है। केस 2 में हम क्या करेंगे, दो नंबर्स का हम निकालने वाले हैं, क्या, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालने वाले हैं अगर दोनों नंबर्स क्या हैं, सॉरी, एक नंबर है हमारे पास रेशनल और एक नंबर है इरेशनल, ठीक है। वन इज रेशनल, ठीक है, अनदर इज रेशनल, इरेशनल, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दूसरा केस क्या है, पहले में हम लोग इंटीजर की बात की, दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक नंबर जो है रेशनल है, एक दूसरा इरेशनल है। तो एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है एलसीएम √5 एंड 5 का, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखिए हम लोग दूसरे अप्रोच से चलेंगे। पहला अप्रोच आपका क्या है, टेबल वाला,
उससे आप जा सकते हैं। आप √5, 2√5, 3√5 ऐसे लिखते चलिए। थोड़ा हम लिख के दिखाते हैं, आप कैसे लिखेंगे। √5, 2√5, ठीक है, 3√5, 4√5, ऐसे करके आप आगे जा सकते हैं। आप 5 के लिए जाएंगे तो 5, 10, 15, ठीक है, 20, 20 ऐसे करके आप जाएंगे। तो अब आप देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि क्या कभी कोई कॉमन आ सकता है दोनों में? कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो आपके पास √5 का जो आप टेबल लिखे हुए हैं, √5, 2√5, 3√5, 4√5, इसमें आपके पास √5 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो, और जो 5 का आप टेबल लिख रहे हैं ये, तो ये सारे आपके पास रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। अगर ये रेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो कभी भी ये इरेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकते। आप 4√5, 5√5, 6√5, 7√5, 8√5 ऐसे आप कितना भी लिखते जाइए, लेकिन कभी बराबर आ ही नहीं सकता। तो इसमें जो हमारे पास जो इसका क्या है कि जो इसका एलसीएम है ना, एलसीडी क्या लिखा है, एलसीएम लिखो, ठीक है, एलसीएम है वो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता है, आप निकाल नहीं सकते। ये पहला अप्रोच है। एक दूसरा अप्रोच क्या होता है, दूसरा अप्रोच ये होता है जो हम लोग डिस्कशन किए थे। दूसरे अप्रोच में क्या है कि आपके पास इनका, मान लीजिए कि इसका एलसीएम एल है, तो एल को √5 कंप्लीटली डिवाइड करके I1 देना चाहिए, सही बात है। यल को 5 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, I2 देगा। यानी √5 I1 क्या है, इसके बराबर आएगा 5 I2 के। इसका मतलब जो आपका I1 अपॉन I2 है, ये क्या आएगा, 5 अपॉन √5 यानी कि √5। 5 का क्या होता है, √5 इंटू √5 अपॉन में √5 यानी √5। अब दो इंटीजर्स का रेशियो क्या कभी एक इरेशनल नंबर आ सकता है? क्या कभी इरेशनल नंबर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्योंकि आप इंटीजर्स रख रहे हैं, इंटीजर्स आप रखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट रेशनल नंबर बनेगा। तो रेशनल अगर बन रहा है तो रेशनल कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो आप इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास एलसीएम का डिस्कशन था। अब हम इससे इसी प्रकार से एचसीएफ का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग एचसीएफ का डिस्कशन करेंगे। एचसीएफ का डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए √5 और 5 का हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप समझिए। इसमें आप क्या करेंगे, जो भी इसका एचसीएफ आएगा वो इन दोनों को डिवाइड करेगा। यानी कि आपका जो √5 है उसको वो एचसीएफ कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए और इंटीजर देना चाहिए। इसका मतलब तो यही होता है। यानी कि आपका जो 5 है वो भी आपके एच भी 5 को कंप्लीटली डिवाइड करके एक इंटीजर देना चाहिए। यानी एच आपका क्या है, √5 अपॉन I1, ये किसके बराबर आना चाहिए, 5 अपॉन I2 के। सही बात है। यहाँ पे फिर से आपका जो I1 अपॉन I2 है वो क्या होगा, √5 अपॉन 5 यानी कि 1 अपॉन √5। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दो इंटीजर्स का रेशियो आपका इरेशनल कैसे आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो आप यहाँ पे इसका एचसीएफ भी नहीं निकाल सकते है ना। यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए आप, एचसीएफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका जो दूसरा अप्रोच था क्या था, आप फैक्टराइजेशन कर तो आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, √5 का आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, सही। अब इसमें देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा या कुछ लोग ऐसा किए रहे होंगे, √5 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कुछ लोग 5 बोल देंगे, कुछ लोग √5 ही बोल देंगे, कुछ लोग 5 √5 बोल देंगे ना। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ये चीज़ पता है कि एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो ऐसा गलती नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको पता है तो उसको ये भी पता होना आवश्यक है कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर लिए, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। उसका एचसीएफ भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एलसीएम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पूरा क्लियर है पॉइंट, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। तो आप एक नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा कि एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर के लिए कभी भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, एचसीएफ भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं।
किसी भी एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे। कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, केस नंबर 3 की। हम अगर दो इरेशनल नंबर ही ले लेते हैं, अभी तो एक रेशनल लिया है एक इरेशनल लिया है, अगर दोनों ही इरेशनल ले लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 देखते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है ना, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा केस, नोट बना के, नोट पॉइंट लगा के, कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए कभी भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। केस 3 देखिए, केस 3, केस नंबर आपका क्या है, 3 है। केस नंबर क्या है, 3। केस नंबर 3 की अगर पैर दोनों की क्या है, दोनों ही इरेशनल है, ठीक है। अगर दोनों ही इरेशनल है, सही, तो हम क्या बोल सकते हैं। अगर दोनों इरेशनल है तो आप थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, उस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए। दो एग्जांपल आपको देते हैं। एक एग्जांपल है आपके पास 3√2 एंड 5√2, इसका आपको एलसीएम निकालना है। एक दूसरा एग्जांपल है √2 एंड √3, आप इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ दोनों आपको निकालना है, तो आप कैसे डील कर सकते हैं, सिंपली समझिए। आपका 3√2 है और 5√2 है, तो मान लीजिए इनका एलसीएम क्या है, यल है। तो यल को ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अभी जितना हम लोग कैलकुलेशन किए उससे आपको समझ में आ गया हो। यानी कि आपका जो यल आएगा उसको आप 3√2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप यल को 5√2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको एक इंटीजर मिलेगा। यानी कि आपके पास जो 3√2 I1 है, ये किसके बराबर आएगा, 5√2 I2 के। ये समझ में आना चाहिए। हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एलसीएम का मतलब यही होता है ना, कि ये लोएस्ट लीस्ट वैल्यू है जो जिसको कि दोनों ही कंप्लीटली डिवाइड कर देना, उसका मतलब ये। अब आपका √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो आपका I1 अपॉन I2 है वो क्या है, 5/3 है, सही। अगर I1 अपॉन I2 आपका 5/3 है, तो चूंकि लीस्ट की बात हो रही है तो I1 को आपको 5 ही रखना पड़ेगा। क्योंकि एलसीएम क्या है, 3√2 I1 है, तो I1 को आपको कम ही रखना पड़ेगा, तभी जाके एलसीएम की वैल्यू कम आएगी। चूंकि ये लीस्ट है तो I1 हो जाएगा 5, I1 क्या हो जाएगा 5, I2 क्या हो जाएगा 3। I1 की वैल्यू हो गई 5, I2 की वैल्यू आपकी हो गई 3। तो आपका जो एलसीएम आने वाला है वो क्या आ जाएगा, अगर आप I1 को 5 पुट कर देंगे यहाँ पे 5, तो 15√2, ये आपका क्या हो जाएगा 15√2। अगर आप I2 को 3 पुट कर देंगे तो भी आपका 15√2 आ जाएगा, सही। तो ये एलसीएम ऐसे हम निकाल सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप दो इरेशनल नंबर लिए, दोनों इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है, लेकिन दोनों के लिए लिमिट इसका एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है। क्या आ रहा है, 15√2। अभी हमारे पास दो इरेशनल नंबर दोनों है, इसके लिए आप इसका निकाल के देखिए एक बार। अच्छा, इसका पहले आप एचसीएफ भी निकाल लीजिए एक बार। एचसीएफ हमको निकालना है, मान लीजिए एचसीएफ। अगर एचसीएफ होगा तो एचसीएफ का मतलब क्या है, जो भी इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो भी होगा वो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि जो 3√2 अपॉन में जो आपका एच है, ये आपको पास एक इंटीजर आना चाहिए। उसी प्रकार से आपका जो 5√2 अपॉन एच है, ये भी आपके पास एक इंटीजर आना चाहिए, सही बात है। यानी कि आपके पास जो एच है, यानी कि 3√2 अपॉन I1 की जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी, 5√2 अपॉन I2 के, सही। क्योंकि आप एच यहाँ से निकाल लीजिए, 3√2 अपॉन I1, ये आपके पास 5√2 अपॉन I2 है। तो यहाँ से अगर आप I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकालेंगे तो √2 से √2 तो कैंसिल आउट हो ही गया, ये आ जाएगा 3/5, सही बात है। अब चूंकि जो एच है वो क्या है, 3√2 अपॉन I1 है, 3√2 अपॉन I1 है, तो I1 की वैल्यू को आपको कम रखना पड़ेगा, तभी तो एच की वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्योंकि एच क्या है, हाईएस्ट चाहिए हमको, तो हमको I1 की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा। तो I1 क्या हो जाएगा आपका 3। अगर I1 आपका 3 हो गया, समझिए, अगर आपका I1 हो गया 3 और I2 आपका क्या हो गया 5,
तो I1 का 3 होने से आपका I1 के 3 होने से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच क्या आ जाएगा आपका √2। तो आपका HCF √2 आ गया, आपका LCM 15 √2 आ गया। कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई समस्या नहीं है। आप LCM भी निकाल लिए, HCF भी निकाल लिए। हम लोग यहाँ पे LCM निकाले हैं, यहाँ पे आपका LCM निकला है और यहाँ पे आपका HCF निकला है, ठीक है। दोनों अप्रोच बिल्कुल अलग हैं, सॉरी दोनों अप्रोच एकदम सेम है ना। एक दूसरा अप्रोच ये क्या था, इसका टेबल पढ़ने वाला 3 √2, आप 6 √2, 9 √2, 12 √2, 15 √2, ऐसे करके आप इसका टेबल पढ़ सकते हैं। वैसे आप 5 √2 का भी टेबल पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे पहले कॉमन आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी आप 5 से जाएंगे तो 5 √2, 10 √2, 15 √2, 3 से जाएंगे तो 3 √2, 9 √2, ठीक है, 6 √2, 9 √2, 15 √2, तो 15 √2 कॉमन आ जाएगा। तो 15 √2 आपका एलसीएम देखने को मिल रहा है, सही बात है। उसी प्रकार से आप HCF भी इसका निकालिए। HCF क्या है, इनका √2 है और LCM इनका क्या है 15 √2 है। इतना डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। अब आपके पास दो इरेशनल नंबर थे, उनका LCM आपका एग्जिस्ट कर गया, उनका HCF भी आपका एग्जिस्ट कर गया। लेकिन अगर हम हमेशा ही ऐसा होगा क्या, नहीं। आप देखिए √2 और √3 की बात करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी आप यल जो इसका लिमिट होगा, जो इसका LCM होगा वो √2 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, सही बात है। जो इसका LCM है उसको √3 भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ से दोनों को बराबर कर दीजिए ना, क्योंकि L क्या है √2 I1, यहाँ से आपका √3 I2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, √2 I1 की वैल्यू क्या है, √3 I2 के बराबर है। इसका मतलब आपके पास ये पॉसिबल ही नहीं है। I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन √2। मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास दो इंटीजर्स का रेशियो √3/√2, हाउ इट इज पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये आपके पास हो ही नहीं सकता। अगर ये हो ही नहीं सकता तो आपका LCM एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। LCM डज नॉट एग्जिस्ट, सही। उसी प्रकार से आप HCF भी निकाल सकते हैं, तो वो भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही बात है। कोई समस्या है इसमें? आप यहाँ पे लिख के देख सकते हैं। HCF के लिए क्या करेंगे आप, जो भी इसका HCF आएगा, वो √2 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, एक इंटीजर देगा। जो HCF इसका आएगा वो √3 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और एक इंटीजर देगा। यानी √3 अपॉन में जो H आएगा वे भी कम्प्लीटली डिवाइड करके इंटीजर देगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, √2 अपॉन I1 की वैल्यू √3 अपॉन I2 के बराबर आएगी, जो भी वहाँ से भी पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल वही चीज़ है। यानी ये आपका जो HCF है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, सही बात है। तो ओवरऑल समझ में आ गया ना। दूसरा केस हम देखे थे कि हम दोनों इरेशनल नंबर लिए, एक रेशनल नंबर लिए थे, एक इरेशनल नंबर लिए थे, तो आपका LCM HCF एग्जिस्ट नहीं किया। यहाँ पर हम क्या किए हैं, हम दोनों ही नंबर्स को इरेशनल लिए हैं। दोनों ही नंबर्स को इरेशनल लेने पे हमारे पास LCM और HCF एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोट पॉइंट आप खुद लिखिएगा। हम यहाँ पे इसको नोट नहीं कर रहे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है नोट करने में। आप जो हम वर्ड बोल रहे हैं उसको ध्यान से लिखिए कि इफ़ टू नंबर्स आर इरेशनल देन देयर LCM कैन एग्जिस्ट और नॉट। मतलब एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट कर जा रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब ये थोड़ा सा अगर आप सोचिए, दिमाग लगाइए, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट तब करेगा जब आपके पास सेम काइंड का इरेशनैलिटी है, सही। तो फिर से आप दूसरे पॉइंट में लिख दीजिए। पहला पॉइंट में आप क्या लिखे हैं, दो इरेशनल नंबर के लिए LCM और HCF एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। दूसरे पॉइंट में आप लिख लीजिए कि दो नंबर्स जो हैं इनका LCM और HCF तभी एग्जिस्ट करेगा इरेशनल नंबर का जब दोनों की जो इरेशनैलिटी है वो सेम है। यानी देखिए इरेशनैलिटी का मतलब क्या है, जो ये नंबर है किसकी वजह से इरेशनल है, √2 की वजह से। ये √2 की वजह से इरेशनल है। अब यहाँ पे दोनों सेम ही है, यहाँ पे √2 यहाँ पे √2। मान लीजिए यहाँ पे 3 पाई होता, यहाँ पे 5 पाई होता, तो भी ये इरेशनैलिटी सेम थी, तो भी आप उसका LCM निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे इरेशनैलिटी अलग है, यहाँ पे आपका √2 है,
और ये √3 है, दोनों का इरेशनैलिटी अलग अलग है। अगर इरेशनैलिटी सेम है तो आपका एलसीएम और एचसीएफ एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन अगर आपका इरेशनैलिटी डिफरेंट है तो एलसीएम और एचसीएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 1 मिनट देखें लेंथ कितना हुआ लेक्चर का, 50 मिनट का हो गया, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को हम लोग इंड किया जाए क्या, इसके बाद में एक छोटा सा डिस्कशन बच रहा है, एक क्लास और हम लोग को लेना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो यहाँ से कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। तो देखिए डिटेल में डिस्कशन होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अभी कुछ चीज़ें बच जा रही हैं। एक चीज़ जो बच रहा है वो क्या है कि आपके पास, अगर हम रेशनल के केस में आते हैं ना, थोड़ा सा हम अब रिकॉल कर देते हैं। एक जो टॉपिक बच रहा है उसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स के भी सॉल्व कर लेंगे उसमें ना। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा अपना पॉलिनोमियल का स्टार्ट होगा। ये एचसीएफ और एलसीएम जो है थॉट प्रोसेस क्रिएट करने के लिए आप सोचते कैसे हैं, सही। तो देखिए केस 1 हम लोग क्या देखे थे कि केस 1 हमारे पास था इंटीजर्स के लिए, सही है। केस 2 हमारे पास क्या है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो इनके लिए आपका एलसीएम एचसीएफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक इरेशनल है एक रेशनल है तो ये टाइप का इक्वेशन बनेगा I1/I2। देखिए कितना प्यारा सा इक्वेशन है, ये आपका सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। अगर सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता तो कैसे एलसीएम और एचसीएफ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इंटीजर्स का रेशियो कैसे इरेशनल आ सकता है। तीसरा केस हम क्या देखे, तीसरे केस में हम बोल दिए कि अगर दोनों ही नंबर्स हमारे पास क्या है, इरेशनल हैं, दोनों ही नंबर्स अगर इरेशनल हैं तो आपका एलसीएम और एचसीएफ एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। कब एग्जिस्ट करेगा? जब इरेशनैलिटी सेम होगी। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब इरेशनैलिटी डिफरेंट होगी। तो कोई भी दो नंबर्स अगर आपके पास हैं, दोनों ही इरेशनल हैं, अगर उनका इरेशनैलिटी सेम है, यानी कि जिसकी वजह से इरेशनल बना है वो दोनों में सेम है, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन जिनकी वजह से वो इरेशनल बना है, अगर वो डिफरेंट है, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही बात है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब आप उसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, मतलब उस चीज़ के लिए एलसीएम और एचसीएफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो और छोटा सा डिस्कशन और बच रहा है कुछ ना, वो हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। चौथा केस एक बच रहा है ना, 3 केस हो गए हैं, 3 केस हो गए हैं। चौथा केस क्या बच रहा है, अगर दोनों ही नंबर्स रेशनल हो जाएंगे तो क्या होगा, उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सही, अगर दोनों नंबर्स रेशनल हैं, रेशनल में आप, रेशनल में इंटीजर तो सारे आ ही गए, यानी जो आप इंटीजर्स का केस देख लिया, यानी 12 और 20 का देख लिए, तो 12 भी एक रेशनल नंबर है, 20 भी एक रेशनल नंबर। लेकिन हम जो रेशनल नंबर का केस देखेंगे उसमें आपके पास 1/5, 2/7, ठीक है, 3/8 करके इस प्रकार के नंबर्स आएंगे। उनका अगर हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना, देखिए ओवरऑल सारा चीज़ हम कवर कर दे रहे हैं लगभग, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। आपको फिर सोचना शुरू करना है, यहाँ पे जो सोच रहे हैं आप ना, ये आपके काम आएगा। इसलिए पहला लेक्चर हमारे पास ये थिंकिंग का है, पहला लेक्चर थॉट प्रोसेस का है। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका केस नंबर 4 डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर डिस्कशन अच्छा लगा हो ना। तो ये क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।